चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। देखिए, अभी तक के हमने बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर चुके हैं ना, तो उन्हें आपको देखना है पीछे जाके, जिससे कि आपका उद्धार हो सके। ठीक है, पढ़ते रहोगे तो कुछ ना कुछ तो उद्धार हो ही जाएगा। ठीक है, तो आपको पीछे जाके लेक्चर देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने एसएससी के प्री के भी डाल के रखा हूँ और अभी मेंस भी चल रहे हैं, है ना। मेंस यदि करके जाओगे तो प्री में इजीली इजीली आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? डिफाइन वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट एंड एक्सप्लेन ब्रीफली द फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी। जो वर्केबिलिटी होती है आपकी, उसको जो अफेक्ट करने वाले, अफेक्ट जो करता है वर्केबिलिटी को, कौन कौन से फैक्टर है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, वर्केबिलिटी का मतलब आपको पता ही होगा, आप तो इतना ज़्यादा अपन ने देख चुके हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये होता है कि जब आप मिक्स करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, देन प्लेसिंग करते हो, प्लेस करते हो, और उसके बाद में कॉम्पैक्टेड करते हो, तो उस चीज में आपका क्या होना चाहिए? ईज होना चाहिए। ठीक है, ईज होना चाहिए, तो ईज हो जाएगा तो वहां पे आपका दिक्कत नहीं हो पाएगा। राइट, आगे बात करते हैं। द फॉलोइंग फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कौन कौन से फैक्टर आपके अफेक्ट करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। फास्ट करेंगे क्योंकि अपने पास में समय है नहीं। राइट, चलिए बात करते हैं यहाँ पे। ये देखो, वाटर सीमेंट रेशियो, जो वाटर सीमेंट रेशियो है, वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जरा चेक करना। एन इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, वही हो गया ना, वाटर जितना आप डालोगे उतना वर्केबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, टू मच वाटर कंटेंट टू मच वाटर कंटेंट मेक्स कंक्रीट हाईली वर्केबल बट लीड टू ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन। ये वहां पे ये वाली दिक्कत आ जाती है, तो वाटर भी वहां पे क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेफ ऑफ द एग्रीगेट्स। आपका सेफ ऑफ द एग्रीगेट, एग्रीगेट का सेफ क्या होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। सेफ ऑफ एग्रीगेट में आपका क्या हो जाएगा, चेक करना कि एंगुलर शेप एंड फ्लेकी एग्रीगेट्स, एंगुलर शेप एंड फ्लेकी एग्रीगेट्स जो होता है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम्स फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट, for the same volume of aggregate in concrete, rounded aggregates give high workability then angular and flaky। मतलब जो फ्लेकी होते हैं, ठीक है, फ्लेकी एंड एंगुलर। ठीक है, फ्लेकी एंड एंगुलर जो होते हैं आपके एग्रीगेट के साइज, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इससे ज़्यादा वर्केबिलिटी आपको राउंडेड में आपको मिलती है। बट होता क्या है, स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से राउंडेड हमारे लिए ज़्यादा सही नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ होती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आपका आगे में क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद में ब्रीडिंग वगैरह होती है, यदि वाटर ज़्यादा डाल दिए तो ब्रीडिंग वगैरह होना चालू हो जाता है। सेफ हो गया आपका। प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, सीमेंट की प्रॉपर्टीज यहाँ पे चेक करना। द प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट अफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू ग्रेट एक्सटेंट। अ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट विल रिड्यूस द वर्केबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे देखो, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट विल रिड्यूस द वर्केबिलिटी एज कम्पेयर टू ओपीसी, because the former hydrates more rapidly than the latter। यहाँ पे साइज ऑफ एग्रीगेट की हम बात करते हैं। साइज ऑफ एग्रीगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप ज़्यादा बड़े साइज के एग्रीगेट डाल दोगे तो फिर से वर्केबिलिटी में इफेक्ट आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पे आपका साइज में क्या क्या हो जाएगा चेक करना। साइज में आपका सिंपल है, देखो क्या बोल रहे हैं। द साइज ऑफ एग्रीगेट डिटरमाइंस द वाइड्स। ठीक है, वाइड कंटेन कंक्रीट, वाइड कंटेन कंक्रीट एग्रीगेट्स अमाउंट टू about 70 to 75% of total volume of concrete। total volume of concrete smaller the specific surface area aggregate। ठीक है, more water is available and thus workability increases। तो आपका यहाँ पे जो एग्रीगेट होता है, जो एग्रीगेट आपका होता है वो कितना होता है आपका, 70 to 75% ऑफ जो कंक्रीट होता है वहां पे 70 to 75% एग्रीगेट ही होता है। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है आपको, आपके कंक्रीट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है ये। ठीक है ना, तो ये जान के रखो कि इसका प्रॉपर तरीके से, यदि ठीक तरीके से आपने इसको सही ढंग से नहीं इसका चूस आपने सही ढंग से नहीं किया तो भाई दिक्कत हो जाएगी आपकी वर्केबिलिटी में। राइट, तो इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका
चलिए आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब स्मॉलर स्पेसिफिक एरिया जो होता है आपका, स्मॉलर स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट्स, ठीक है, मोर वाटर इज अवेलेबल। तो जो आपका स्मॉलर स्पेसिफिक एरिया आपके एग्रीगेट के रहना चाहिए, तो उससे क्या होता है, वर्केबिलिटी आपकी क्या होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम की। टाइम क्या हो गया, फ्रेश कंक्रीट इज मोर वर्केबल, फ्रेश कंक्रीट इज मोर वर्केबल एंड इट्स वर्केबिलिटी रिड्यूस, इट्स वर्केबिलिटी रिड्यूसेस एज टाइम, है ना, इट्स वर्केबिलिटी रिड्यूसेस एज टाइम। क्या होता है कि टाइम के बढ़ते बढ़ते आपकी वो, ये तो भाई ये तो कॉमन सी चीज है, आपको पता ही होगा, इन्वायरमेंट कंडीशन, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्या अपन प्री के हिसाब से देखते हुए चल रहे हैं, वैसा मेंस के हिसाब से देखेंगे तो एक एक चीज पढ़ना पड़ेगा, पर आप अपने को देखना क्या है, प्री के हिसाब से। भाई प्री में अपना पहले प्री निकलेगा तभी तो मेंस दे पाओगे, है कि नहीं, ये चीज हो गया। चलो देखते हैं आगे। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर सीमेंट रेशियो। देखो वाटर सीमेंट रेशियो ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है किसके लिए, आपका कंक्रीट के लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं। इन कंक्रीट 25% ऑफ वाटर, 25% वाटर बाय वेट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। जो वेट है इन कंक्रीट, कंक्रीट में जो वेट है अबाउट 25% वाटर बाय वेट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। 25% आपको जरूरत होती है, 25% आपको जरूरत होती है, ठीक है, कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए। इन एडिशन टू दैट वाटर इज रिक्वायर्ड, इन एडिशन टू दैट वाटर इज रिक्वायर्ड बाय कंक्रीट, ठीक है, टू फिल द जेल पोरस, जेल पोर्स होते हैं। जेल मतलब क्या, जब आपका कंक्रीट का पेस्ट तैयार होता है तो उसमें एक जिलेटिनियस पीपीटी बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, उसकी उसके बगैर में आपका जो बाइंडिंग वाइंडिंग जो होती है स्ट्रेंथ वगैरह वो नहीं बन पाएगी, राइट। तो वो आपका इंपॉर्टेंट है ही है। चलिए नेक्स्ट बात करो जल्दी से, क्या बोल रहे हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर सीमेंट हाइड्रेशन, ठीक है, सीमेंट हाइड्रेशन के लिए जो टोटल वाटर रिक्वायर होता है वो कितना होता है उसके बारे में चेक करते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल कितना है, एंड टू फिल, ठीक है, यहाँ पे देखो फिल जेल पोर्स अबाउट 12% बाय वेट, ठीक है, ये सारी चीज होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पे अपना वाटर सीमेंट रेशियो का बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखो कि जो आपका कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है कितनी, 25%, राइट, ये चीज़ हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस डिफेक्ट, डिस्क्राइब द वेरियस डिफेक्ट्स इन कंक्रीट, कंक्रीट में जो डिफेक्ट होते हैं उसके बारे में अपन यहाँ बात करते हैं, ठीक है। तो वेरियस डिफेक्ट्स इन कंक्रीट, सबसे पहले क्रेकिंग, क्रेजिंग, फिर स्पेलिंग, फिर इफ्लोरेसेंस, फिर ब्लिस्टर, फिर स्केलिंग, ठीक है। क्रेजिंग क्या होता है इसके बारे में जरा चेक करो, इसमें क्या हो गया, चेक करते हैं। इट इज अ नेटवर्क ऑफ वेरी स्मॉल सरफेस क्रैक्स, वेरी स्मॉल सरफेस क्रैक्स स्प्रेडिंग आउट on a larger area of concrete. This occurs due to finishing the concrete surface with bleed water at the top of concrete surface, ठीक, समझ में आई बात को, बात कुछ समझ में आ रही है। जो स्मॉल जो क्रैक्स वगैरह आपके कंक्रीट सरफेस पे नजर आती है वो क्यों आती है कि आपके जो कंक्रीट है वो ब्लीडिंग, उसमें ब्लीडिंग वाला जो एक प्रॉपर्टी थी ब्लीडिंग, है ना, वो यहाँ पे दिखने को मिल गई है। तो इस ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, इसको यदि रोकना है तो, ठीक। उसके बाद में क्या बोल रहा है, फिनिशिंग वर्क फोर्सेस द ब्लीड वाटर टू गो इनटू द कंक्रीट विच increases the water cement ratio, thereby creating a weak layer of concrete surface, ठीक है। thus bleeding of concrete should always be avoided, ठीक है, इसको अवॉइड करना पड़ता है। स्पॉलिंग का मतलब क्या हो गया, स्पॉलिंग का मतलब यहाँ पे चेक करना, स्पॉलिंग का मतलब है यहाँ पे सिंपल, इट इज द ब्रेकिंग, इट इज द ब्रेकिंग लूज, इट इज द ब्रेकिंग लूज ऑफ लार्ज चंक्स ऑफ कंक्रीट जस्ट लाइक स्केलिंग, ठीक है। मतलब कि जो चंक्स में आपका जो कंक्रीट है वो क्या करता है, ब्रेक होने लगता है, ब्रेक होने लगता है, तो वही आपका क्या हो गया, आप स्केलिंग कहलाता है, स्केलिंग, ठीक है, स्केलिंग कहलाता है। ये स्पॉलिंग लिखा है यहाँ पे, स्केलिंग है, ठीक है। ये भी क्रैकिंग है यहाँ पे, क्रैकिंग, क्रेजिंग तो कुछ होता ही नहीं है, क्रेजी क्या, क्रेजी कुछ होता है, क्रैकिंग है, ये स्केलिंग है,
ठीक। इट इंडिकेट्स वीकन इन द कंक्रीट एट दैट लोकेशन, ठीक है, फ्रॉम वेयर स्पॉलिंग इज अकर। अच्छा, ये स्पॉलिंग ही है, ठीक है, फ्रॉम वेयर स्पॉलिंग अकर, क्रेजिंग भी है, ठीक है। अल्टरनेट अल्टरनेट थाइंग एंड वेटिंग साइकिल इंक्रीजेस स्पॉलिंग ऑफ कंक्रीट। समझ में आ रही बात? क्या हुआ कि जैसे कि आपका कंक्रीट आया, कंक्रीट आपने क्या किया वहाँ पे प्लेस किया, कंक्रीट का स्ट्रक्चर आपने बना दिया। उसके बाद में हुआ क्या कि उस जगह पे ये वाली जो प्रॉब्लम है कि क्या हो रहा है आपका, एक तो पहली चीज आपकी क्या हो रही है, थाइंग हो रही है और वेटिंग, ठीक है, थाइंग एंड वेटिंग जो हो रही है, साइकिल है, प्रोसेस चलते जा रही है। तो इस वजह से आपका क्या होता है, यहाँ पे स्पॉलिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इफ्लोरेसेंस की हम बात करते हैं, राइट, एफ्लोरेसेंस की बात कर लेते हैं। एफ्लोरेसेंस में क्या हो जाता है आपका, व्हेन इनर वाटर ऑफ कंक्रीट कम्स टू द सरफेस, ठीक है, इनर वाटर रहता है वो आता है ऊपर की ओर, ठीक है, वो आता है ऊपर की ओर, सरफेस पे आता है। तो क्या होता है कि इट गेट्स इवोपरेट लिविंग बिहाइंड सम व्हाइट स्पॉट और पैचेस। समझो कि व्हाइट स्पॉट आपके आ गए, व्हाइट स्पॉट आ गए, ठीक है, व्हाइट स्पॉट्स आपके आ गए, तो उसके वजह से होगा क्या कि एफ्लोरेसेंस वहां पे देखने को मिलते हैं। दिस इज बिकॉज द कंक्रीट कंटेंस सम सॉल्युबल salts and as water evaporates, ठीक है, the salt gets deposited on the surface of concrete thereby creating spot and patches on। ये सारी चीज हो गई, कुछ नहीं है। ब्लिस्टर का मतलब देख लो, ब्लिस्टर इज अ कास्ट ड्यू टू फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट। ब्लिस्टर इज क्या हो गया, इज कास्ट ड्यू टू फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट सरफेस while water and air still are on their way up through the mix टू द कंक्रीट सरफेस। मतलब ये भी चीज क्या हो गया, वाटर एंड जो एयर है आपकी वो क्या हुई, ऊपर आपके सरफेस से आपकी बाहर निकल गई, तो ब्लिस्टर का काम करती है, ठीक है। तो आपको क्या है, जनरल चीज ये जो टर्म्स है ये पता होना चाहिए। ब्लिस्टर हो गया, स्पॉलिंग हो गया, क्रेजिंग हो गया, ये सारी चीज पता होनी चाहिए। स्पॉलिंग का मतलब आपको पता हो गया। अल्टरनेट थाइंग एंड पूछ लेगा क्वेश्चन कि अल्टरनेट थाइंग एंड वेटिंग की वजह से कौन सी प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलती है कंक्रीट में, तो स्पॉलिंग हो गया, ठीक है। ऐसा आपको टिक करना पड़ेगा। ब्लिस्टर बोल देगा, ब्लिस्टर किस वजह से होता है, वाटर एंड एयर आपके बाहर निकलते हैं, उस वजह से आपकी क्या होती है, ब्लिस्टर होती है। स्केलिंग किस वजह से होती है, स्केलिंग, तो स्केलिंग क्या होता है, थिन फ्लेक्स ऑफ कंक्रीट यूजुअली गेट पिल्ड, है ना, थिन कंक्रीट यूजुअली गेट पिल्ड ऑफ फ्रॉम द सरफेस। वही चीज है, सब सरफेस से बाहर निकल रहा है। फिर यहाँ पे देखो अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थाइंग स्केलिंग का काम करता है, ठीक है। ये चीज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखो भाई, जनरली ना क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आ रहा होगा, वही रिपीट कर रहा है ना, कोई ज्यादा बड़ा यहाँ पे चीज है नहीं। डिस्क्राइब ब्रीफली क्रीप एंड श्रिंकेज इसकी बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं क्रीप। तो यार क्रीप तो आपको पता ही है क्या होता है, कि जो टाइम के साथ में जो स्ट्रेन का बढ़ना होता है ना, वही आपका क्रीप होता है, ठीक है। सिंपल चीज, राइट, सिंपल चीज है ये। और इसको ब्रीफ में क्या समझना, ब्रीफ में बस इतना ही होता है और क्या, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, इट इज द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बॉडी ड्यू टू सस्टेन लोडिंग। इन अदर वर्ड्स इट इज टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन होता है, कांस्टेंट स्ट्रेस होता है, ठीक है। पर्टिकुलरली दिस वर्क हाई टेम्परेचर, ये सारी चीज हो गई। इन कंक्रीट क्रीप डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ कंक्रीट, मिक्स प्रोपोर्शन, एग्रीगेट्स वगैरह, ये सारी चीज होती है। सिंकेज तो आपको पता ही है, इट इज द चेंज इन वैल्यूम में चेंज मतलब कि श्रिंकेज हो गया, ठीक है। ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर चेंज होगा तो आपका यहाँ पे चेंजेस बढ़ते जाएगा, ठीक है। चेंज इन मॉइस्चर, ये सारी चीज हो गई, ये सब चीज यहाँ पे होता है। श्रिंकेज ज्यादा कोई वहां पे है नहीं, ज्यादा मैटर नहीं करता श्रिंकेज वगैरह। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। अच्छा, पेंट्स के बारे में बोल रहा है, ठीक है। मतलब ये अंतिम है, बिल्डिंग मटेरियल आपका समझो अंतिम चल रहा है। पेंट्स वगैरह मिसलेनियस है, ज्यादा इससे क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी पूछा है तो अपन देख लेते हैं। पेंट्स में
आपका प्री में भी क्वेश्चन पूछा है ना, पेंट से प्री से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मतलब ये जो मेंस का जो लेवल है, मेंस का जो आपका सिलेबस है, समझो प्री से ही मिलता जुलता है ना, प्री से ही मिलता जुलता है, कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे पेंट्स में क्या बोल रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट्स के बारे में बताना है, और पॉलिश पॉलिश के बारे में बताना है, यूज इन मॉडल बिल्डिंग। ठीक है, मॉडर्न बिल्डिंग में तो सीमेंट पेंट एक होता है, फिर एंटी कोरोजिव पेंट होता है, बिटुमिनस पेंट होता है, एल्यूमिनियम पेंट होता है, सेल्यूलोस पेंट होता है। ठीक है, कितने हो गए? 5 आपके पेंट्स हो गए, राइट। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पता कर लेते हैं। सीमेंट पेंट से होता क्या है, क्या जनरली आपका क्वेश्चन बना देगा कि जो आपका सीमेंट पेंट होता है उससे आपका क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, वो आपको वो किस चीज को रोकता है, वो सारी चीज यहाँ पे पता मतलब पूछ लेगा, तो उसको अपने को पता होना चाहिए। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स होते हैं। ठीक है, सीमेंट पेंट हो गया, तो इसमें सीमेंट पेंट में आप देख लो क्या होते हैं। कंसिस्ट ऑफ व्हाइट सीमेंट along with pigment एंड एन एक्सलरेटर। ठीक है, पिगमेंट एंड एक्सलरेटर का यूज करके अपन सीमेंट पेंट बनाते हैं। इट इज अवेलेबल इन ड्राई पाउडर फॉर्म। ड्राई पाउडर फॉर्म में आपको मिलता है। जनरली इट इज यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पस इसको यूज करते हैं। दिस पेंट हैज पुअर एडेशन पावर विथ स्मूथ सरफेस एंड is thus always advantageous to apply rough surface, right। रफ सरफेस में इसको यूज करते हैं सीमेंट पेंट। ठीक है, तो इसमें आपका जो मटेरियल होता है वो होता है आपका क्या, पिगमेंट एंड आपका एक्सलरेटर। ठीक है, एक्सलरेटर का यहाँ पे यूज, दो चीज का यहाँ पे यूज होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एंटी कोरोजिव पेंट। आपका जो होता है एंटी कोरोजिव पेंट वगैरह क्या होता है, जरा चेक करना। इट कंसिस्ट ऑफ ऑयल एंड स्टोरिंग स्ट्रॉन्ग ड्रायर। ठीक है, एंटी कोरोजिव पेंट क्या होता है कि एक ऑयल एंड स्ट्रॉन्ग ड्रायर की वजह से एंटी कोरोजिव पेंट को अपन बनाते हैं। इसमें यूज करते हैं अपन क्या, एक पिगमेंट्स लाइक क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड बोलते Cr2O3 किसके लिए, एंटी कोरोजिव के लिए। ठीक है, तो क्रोमियम आ गया, तो क्रोमियम कहीं पर भी आ गया तो समझो कि कोरोजिव के लिए यूज हो रहा है। क्रोमियम कोरोजिव ऐसे याद रखना है। ठीक है, लेड जो होता है पीबी का यूज करते इज मिक्स्ड विथ वेरी फाइन सैंड के साथ में इसको यूज किया जाता है। इज देन एडेड टू पेंट। ठीक है, इट प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम कोरोजन, स्पेशली when the metal is exposed to corrosive environment। ठीक है, ये सारी चीज होती है। फिर आगे बात करते हैं बिटुमिनस पेंट क्या होता है, इज एसफाल्ट। ठीक है, एडिंग एसफाल्ट का यूज करते हैं। बिटुमिनस एसफाल्ट एंड ऑयल एंड पेट्रोलियम, दो चीज का यूज करते हैं और आपका बिटुमिनस पेंट बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, ये इसको यूज कहाँ करते हैं, अंडर स्टील वर्क्स में अपन इसका यूज करते हैं। ठीक है भाई, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार पढ़ाई करना। वैकेंसी तो आना ही आना है, वो तो गवर्नमेंट को निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगी उनकी गवर्नमेंट, है ना भाई। वोट लेना है तो फिर निकालना पड़ता है ना उनको। ठीक है, ये चीज हो गया। एल्यूमिनियम पेंट क्या होता है, देखो फाइनली ग्राउंडेड एल्यूमिनियम इज सस्पेंडेड इन क्विकली ड्राइंग स्पिरिट वार्निश। तो ये सारी फर्जी चीजें हैं यार, इसमें अब क्या क्या देखोगे। सेल्यूलोस पेंट क्या हो गया, सेल्यूलोस पेंट देख लो एक बार। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉटन से अपने को इसको बनाया जाता है। सेल्यूलाइड शीट होती है, सेल्यूलाइड शीट्स होती है। ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म होती है, ये सारी होती है। ठीक है, फंडे इसको देख लेना, ज्यादा कुछ है नहीं। इवेपोरेशन ऑफ थिनिंग एजेंट सेल्यूलोस पेंट जो होता है इवेपोरेशन ऑफ थिनिंग एजेंट। इट गिव्स फ्लेक्सिबल हार्ड एंड स्मूथ सरफेस कॉस्टलियर देन द ऑर्डिनरी पेंट। बहुत ज्यादा कॉस्टलियर होता है सेल्यूलोस पेंट। ठीक है, सेल्यूलोस पेंटेड सरफेस विथ स्टैंड हाई हाई हीट एंड कोल्ड के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, इसमें कोई ज्यादा वो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, जरा देखते हैं, चेक करना। Differentiate between the following materials giving specific uses in the industry। ठीक है, igneous, sedimentary and metamorphic rock, फिर बिटुमिन, कोल,
बिटुमिन, कोल tar and asphalt. Common burned clay bricks, fire bricks and fly ash brick, paints and varnish. इन सारी चीज के बारे में अपने को डिफ्रेंशिएट करना है। चलो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्वेश्चन भी आया हुआ है। आपकी मेनली जो रॉक होती है, तीन ही तो रॉक होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। ठीक है, तीन रॉक आपकी मिलती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो इनमें क्या क्या डिफ्रेंशिएट होता है वो देखते हैं। ठीक है, ये बनती कैसे, कूलिंग ऑफ मैग्मा। मैग्मा के कूलिंग से आपका क्या बनता है, इग्नियस रॉक बनती है। इसकी जो एग्जाम्पल है वो है प्लूटोनिक रॉक होती है। और ये कौन सी रॉक है भाई, यहाँ पे समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ। चलिए, अब यहाँ पे देखो, ये देखो, ठीक है, ये प्लूटोनिक रॉक, सॉरी, ये यहाँ पे एग्जाम्पल है प्यूमिक, गेब्रो और बासाल्ट एंड ग्रेनाइट। ये है आपकी किसकी, इग्नियस रॉक की है आपकी। बासाल्ट है इग्नियस और ग्रेनाइट, ये आपकी टाइप्स है। ठीक है, और प्यूमिक भी आपकी एक राख होती है भाई, प्यूमिक, ये अभी ध्यान रख लेना। और एक गेब्रो करके ये भी होती है। ठीक है, पूछ लेगा, कहीं पर भी पूछ लेगा, इससे तो क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। तो यहाँ पे आपका जो बासाल्ट होता है ना, बासाल्ट इसी का क्या होता है, उदाहरण होता है। ठीक है, बासाल्ट आपका इसी का उदाहरण होता है। अब इसमें आगे बात करते हैं अपन सेडिमेंट्री रॉक। तो जो सेडिमेंट्री रॉक होती है वो कैसे बनती है, सिंपल है। सेडिमेंट्री रॉक आपकी देखो, फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग अर्लियर रॉक्स। जो रॉक्स का क्या होता है आपका, वेदरिंग एक्शन के वजह से जो रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है ना, उसी से आपका क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक बनती है आपकी। ठीक है, चलिए, इससे आपको क्या क्या चीज मिलता है, लाइमस्टोन, सेल, डोलोमाइट एंड सैंडस्टोन। ये चीज आपका कैसे मिलता है, सेडिमेंट्री से। तो एक चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, क्या कि जब भी आपका, यदि जैसे कि ब्रिटल मटेरियल आया वहां पे, है ना, तो वहां पे आपका सेडिमेंट्री रॉक का यूज होता है। ब्रिटल मटेरियल का मतलब कि जैसे आपने उस पे लोड वोड लगाया तो पूरी तरह क्रिस्टल फॉर्म में टूट जाएगा। ठीक है, जैसे कि ग्लास। ठीक है, ग्लास एक तरीके का ब्रिटल मटेरियल है, पर यहाँ पे ग्लास आपका क्या है, सेडिमेंट्री रॉक का टाइप्स नहीं है, नहीं तो पता चला कि आपने रॉक्सी ग्लास ही डाल दिया। ठीक है, ग्लास नहीं होता। चलिए आगे बात करते हैं, जल्दी से, अपने पास समय है नहीं। ठीक है, चलिए, अब मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है कि फाउंड बाय चेंज इन कैरेक्टर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग रॉक होती है उसके कैरेक्टर में चेंज होने की वजह से आपकी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। ये होती स्लेट में, मार्बल, क्वार्टाइज, मतलब ये नीस। ठीक है, नीस। और फिर सरपेंट सरपेंटाइन 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 भी एक इसका क्या है, उदाहरण होता है। राइट, चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे आपका बिटुमिनस कोल टार एंड एस्फाल्ट। इसमें डिफरेंस क्या है, बिटुमिन, कोल टार एंड एस्फाल्ट। डेफिनेशन, सॉल्युबिलिटी एंड फिजिकल अपीयरेंस एंड यूज, ये अपन चार चीज देखेंगे। ठीक है, चलिए, बिटुमिन में आपका क्या हो जाएगा, इट इज द हेवी रेसिड्यूल फ्रॉम फ्रैक्शनल। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। राइट, ठीक है, हेवी रेसिड्यू, एक बहुत इसका रेसिड्यू मतलब कि ये हेवी रेसिड्यू है, डेफिनेशन। ठीक है, क्रूड ऑयल का, जो क्रूड ऑयल आपका होता है, जैसे क्रूड ऑयल जो होते हैं ना, उसका एक रेसिड्यू पार्ट जो बचता है, वही आपका क्या होता है, बिटुमिन होता है। आगे बात करते हैं कोल्टार क्या होता है, कई बार क्या होते हैं, कोई बोल देता है कि बिटुमिन, और बिटुमिन कोई टार बोल देता है, तो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या कोल्टार क्या होता है। ऑप्टेन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ठीक है, जो आपका कोल होता है, कोल को आप क्या करते हो, किसका डिस्टिलेशन किया जाता है, डिस्टिलेशन करते हैं, तो उससे आपका क्या मिलता है, कोल्टार मिलता है। एस्फाल्ट कैसे मिलता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ बिटुमिन एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक सैंड, स्टोन। ठीक है, ईटीसी एस्फाल्ट। ठीक है, तो एस्फाल्ट आपका किस किस की वजह से बनता है, बिटुमिन एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, लाइक सैंड वगैरह,
वो होता है आपका एस्फाल्ट, राइट। तो ये तीनों चीज में डिफरेंस होता है, आपको ध्यान रखना है। कई बार स्टूडेंट ना सबको एक ही चीज मान लेता है, तो एक ही चीज इसमें एक ही चीज होता नहीं है, राइट। चलिए जल्दी जल्दी बात करेंगे आगे अपना, ठीक है। ये सारी चीज हो गई। इसके बाद में जरा देख चेक करना सॉल्युबिलिटी। इट इज द सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट भाई वाटर में नहीं हो सकता, H2 आपका इसमें पोलराइजेशन होता है, ठीक है। तो इसमें आपका बिटुमिन आपका नहीं घुल सकता वाटर में। जैसे कि इसको यदि घोलना है तो आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मिट्टी का तेल, केरोसिन जो होता है ना, केरोसिन, ये ऐसी चीज यूज कर सकते हो। कोल्टार का क्या होता है, इट इज इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर। नॉन पोलर में कोल्टार क्या है आपका, सॉल्वेंट नहीं है, नहीं घुलता, नॉन पोलर में घुलता नहीं है। कोल्टार आपका घुल जाएगा किसमें, कोल्टार किस में घुल जाएगा, H2O में घुल जाएगा, मतलब वाटर में घुल जाएगा। फिर यहाँ पे देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट में एस्फाल्ट क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है, देखो इट इज अ थिक, ये थिक होता है, ठीक है, थिक होता है, विस्कस लिक्विड होता है। सिंपल सी बात है, आपने यदि हाईवे वगैरह में आप देखे ही होंगे तो ये बहुत ज्यादा विस्कस होता है, बहुत ज्यादा विस्कस होता है, ठीक है। विस्कस होता है और थिक होता है, ठीक है। और ये जो होता है कोल्टार, कोल्टार आपका क्या है कि ये लिक्विड, एक तरीके का लिक्विड होता है, और ये सेमी सॉलिड होता है, ठीक, सेमी सॉलिड होता है। और ये क्या होता है, इधर इन सॉलिड फॉर्म में होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में भी वो मिल सकता है आपको। फिर यहाँ पे देखो बिटुमिन मेनली फॉर पेनिट्रेशन ऑफ एस्फाल्ट, एस्फाल्ट का पेनिट्रेशन होता है, ठीक है। तो एस्फाल्ट का पेनिट्रेशन ये चीज हो जाता है, ठीक है, यूज में आप करते हो, सॉरी यार क्या, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, ठीक है, मेनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ एस्फाल्ट। एस्फाल्ट बनाने के लिए आपको विटामिन की जरूरत पड़ती है, एस्फाल्ट बनाने की विटामिन की जरूरत पड़ती है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि रोड आप बनाते हो, ठीक है, रोड आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो रोड आप जैसे कि फ्लेक्सिबल पेमेंट की आप रोड बनाते हो, दो पेमेंट होती है ना आपके, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट की आप रोड बनाते हो, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में होता क्या, जरा आप ध्यान करो। फ्लेक्सिबल पेमेंट में आप बिटुमिन यूज करते हो, और बिटुमिन को बाइंड करते हो किससे, आपका सॉलिड मटेरियल जैसे कि सैंड हो गया और एक स्टोन हो गया, इससे आपका मिक्स करते हो और उसको किसमें लेइंग करते हो, रोड पे आपकी लेइंग करते हो, ठीक है, रोड सरफेस पे आप लेइंग कराते हो। तो वही चीज तो है एस्फाल्ट, यही चीज होता है एस्फाल्ट, ठीक है। एस्फाल्ट इसी को बोला जाता है, राइट। चलिए यही होता है। आगे आगे बढ़ते हैं, जो बहुत फास्ट तरीके से बढ़ना है अपने को, ठीक है, ये चीज हो गया। फिर उसके बाद में कोल टार की बात करते हैं। यूज्ड एज अ प्रोटेक्शन फॉर वुड, ठीक है। कोल टार का यूज काय में करते हैं, प्रोटेक्शन फॉर वुड्स, वुड्स के लिए अपन, जैसे कि क्या होता है कि यदि वुड पे आपने क्या कर दिया, कोल्टार को लगा दिया, कोल्टार आपने लगा दिया वुड पे, लकड़ी पे आपने लगा दिया, तो इसको ना जो बाहर के जैसे कि कीड़े वगैरह होते हैं ना, उन चीज से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और उससे उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी, वुड की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी यूज कंस्ट्रक्शन, एस्फाल्ट का यूज कंस्ट्रक्शन के लिए, पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, बताया ही था मैंने आपको, ठीक है। ये चीज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं डिफरेंस किसमें, क्ले ब्रिक, फायर ब्रिक, क्ले ब्रिक, फायर ब्रिक एंड फ्लाई एश में अपन यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंस देख लेते हैं किस किस में, क्ले ब्रिक, फायर ब्रिक और आपकी फ्लाई एश ब्रिक। इनमें डिफरेंस क्या क्या हो जाएगा, देखो क्ले ब्रिक क्या होती है, डिफरेंट होती है, फायर ब्रिक आपकी डिफरेंट होती है, फ्लाई एश ब्रिक डिफरेंट होती है। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्ले ब्रिक। क्ले ब्रिक, कॉमन बर्न क्ले ब्रिक, तो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक अपन देखते हैं। इट इज कलर यूजुअली रेड, सिंपल सी वही वो वाली जो यूज होती है, जो आपकी सिंपली यूज होती है, जो है ना कन्वेंशनल ब्रिक जो बोलना चाहिए, वही आपकी यहाँ पे कौन सी हो गई, क्ले ब्रिक हो गई, ठीक है। और इसको जो बनाया जाता है, ये बनाया जाता है आपका सॉइल से, ठीक है। उसके बाद में फायर ब्रिक में आपका कौन सा यूज, इट यूजुअली व्हाइट और येलोइश व्हाइट इन कलर, व्हाइट कलर में क्या होती है इसकी, व्हाइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट फ्लाइज ब्रिक की बात करते हैं। फ्लाइज ब्रिक में ग्रीनिश एंड ब्लू, ठीक है, सीमेंटिक, लाइक सीमेंटिक कलर फ्लाई एज ब्रिक। तो तीन ब्रिक है, तीन ब्रिक के कलर अलग अलग है। येलोइश हो गया तो फायर ब्रिक, येलोइश हो गया तो फायर ब्रिक। फ्लाई एश ब्रिक आपकी कैसी हो जाएगी यहाँ पे, ग्रीनिश, ग्रीनिश एंड ब्लू, ठीक है, ग्रीनिश एंड ब्लू, राइट, ये चीज हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। फिर इसके बाद में पोरोसिटी, पोरोसिटी की बात करते हैं, तो मोर पोरस होती है ये वाली,
आपकी जो रेड ब्रिक होती है मोर पोरस, फिर लेस पोरस एंड लेस पोरस, ठीक है, पोर्स में। फिर उसके बाद में हेवी होती है, देन हेवी होती है और लाइट होती है आपकी फ्लाई एस। फिर उसके बाद में इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है, ठीक है, ये वाले ब्रिक की, रेड ब्रिक की। और उसके बाद में 20 न्यूटन पर एम हो जाती है फायर ब्रिक की। 20 न्यूटन पर एम किसकी हो जाती है? फायर ब्रिक की। फायर ब्रिक की आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, उसी में आपका जो फ्लाई एस ब्रिक होती है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो जाता है। अब पेंट और वार्निश में डिफरेंस, पेंट और वार्निश में डिफरेंस क्या है? सिंपल है। पेंट जो होता है आपका कोटिंग ऑफ फ्लूइडिक मटेरियल, कोटिंग ऑफ फ्लूइडिक मटेरियल अप्लाइड ऑन द टिम्बर और मेटेलिक सरफेस। इसको अपन किस किस में, टिम्बर में लगा सकते हैं और मेटेलिक सरफेस पे आप पेंट का यूज करते हो। भाई पेंट का यूज ना अपन ना किस में, इसमें यूज नहीं करते, आपका क्या बोलते हैं, वाल वगैरह पे यूज नहीं करते पेंट का यूज, ठीक है। चलिए आगे वार्निश की बात करते हो। इट इज नियरली ट्रांसपेरेंट, इट इज नियरली ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ऑफ रिजिनस मटेरियल, ठीक है, रेजिनस मटेरियल। वार्निश जो होता है रेजिनस मटेरियल, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है वार्निश, रेजिनस मटेरियल, ठीक है, एंड अप्लाइड ऑन द पेंटेड सरफेस, ठीक है। यदि आपने जैसे पेंट कर लिया है तो उस पर अपन वार्निश करते हैं, वार्निश कर दिए, तो इसका यूज अपन किस में करते हैं? जो पेंटेड आपकी पेंटेड सरफेस होती है ना, पेंटेड सरफेस होती है उस पे यूज करते हैं वार्निश का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कवर अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ठीक है, और शेयर जरूर करना है, कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।